वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आज 5 इडियम्स लाई हूँ। इनको हिंदी में लोकोक्तियाँ कहते हैं और इंग्लिश जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है या कोई सा भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पढ़ लेंगे और आपको याद रहेगा तो आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई सी भी आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं अगर, तो ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, देखिए। और ये जो मैं 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स लाई हूँ ये एसएससी के एग्जाम्स में, जो एसएससी का एग्जाम्स होता है, जितने भी होते हैं एसएससी के एग्जाम्स, उन सब में ये 5 बार से ज्यादा आया है। मतलब ये इडियम्स तो ये कितने भी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो और आप चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने ये इडियम्स लिए हैं ये कितनी बार आया है पास्ट ईयर के एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इडियम से। ए रेड लेटर डे। क्या लिखा है? ए रेड लेटर डे। अब आपको इसका अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे लाल पत्र वाला दिन, लेकिन ट्रांसलेशन से इसका मतलब कुछ ना, मतलब जो इसका ट्रांसलेट करते हैं ना हम, इससे इसका रियल मीनिंग जो होता है इसका कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए हमें इसे याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कि ट्रिक से समझाऊं आपको ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, अब देखो ए रेड लेटर डे मीन्स होता है इंपॉर्टेंट डे। क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे। अब आप ऐसे याद रखेंगे, अगर आपने कोई सा भी कैलेंडर देखा होगा उसमें जो संडे होता है और कोई सा भी नेशनल हॉलीडे होता है, हमारी कोई सी भी अगर सरकारी छुट्टी होती है और संडे होता है, वो रेड कलर से मार्क होता है। आपने देखा होगा कि वो रेड कलर से मार्क रहता है। संडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और छुट्टी का दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबको छुट्टियां चाहिए रहती है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट डे हुआ। और इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम। प्लीजेंट डे मतलब खुशी भरा दिन, और मेमोरेबल डे और इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम इसको बोल सकते हैं जो आपका दिन वो आपको बहुत अच्छे से याद रहे, हमेशा आपका बहुत खुशी वाला दिन निकला हो। तो आप कैसे लिखेंगे? ए रेड लेटर डे। ठीक है, ए रेड लेटर डे याद रखेंगे आप हमेशा कि इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट दिन। और रेड कलर तो आपको इंपॉर्टेंट ही लगता है हमेशा। रेड कलर अच्छी चीज के लिए डिनोट किया जाता है अधिकतर, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ए रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे। अगर ये इडियम किसी भी सेंटेंस में आती है तो आप समझ जाइए इंपॉर्टेंट डे है इसका मतलब। ठीक है, अब सेकंड देखो, बरी द हैकेट। बरी द हैचेट, इसको जब पढ़ेंगे और ये टी साइलेंट रहता है। बरी द हैचेट मीन्स होता है टू एंड क्वारल, मतलब झगड़ा खत्म करना। टू बरी द हैचेट मीन्स होता है झगड़ा खत्म करना। मैं आपको उसको 2 ट्रिक से समझाऊंगी। अगर आपको BURY बरी का मीन्स पता है, इसका हिंदी मतलब होता है दफनाना, किसी भी चीज को मिट्टी में गाड़ना या दफनाना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है दफनाना। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश वर्ड से याद रखेंगे। बरी द हैचेट मीन्स होता है कि अगर आपने किसी मिट्टी में दबा दिया, मतलब किसी से झगड़ा है, आपने जो भी गिले शिकवे हैं आपके खत्म कर दिए, आपने गाड़ दिए, मीन्स खत्म हो गए। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश से याद रखना है तो। और अगर आपको हिंदी से याद रखना है तो कोई जेल से बरी हो जाता है, अगर कोई भी केस चल रहा है तो जब जेल से रिहा हो जाता है बरी हो जाता है। ऐसा आपने सुना होगा न्यूज में, बरी हो गया, वो मीन्स वो फ्री हो गया, मतलब कोई झगड़ा खत्म ही हुआ होगा तभी वो बरी हुआ है। जो भी केस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उससे वो बरी हुआ है। तो आप ऐसे इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि बरी हो गया मीन्स उसका झगड़ा खत्म हो गया। टू एंड क्वारल, किसी भी झगड़े को खत्म करना मतलब क्या होता है? अगर आपको इडियम में बोलना है तो बरी द हैचेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? बरी द हैचेट मीन्स टू एंड क्वारल, झगड़ा खत्म करना। अब थर्ड देखो, टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर, क्या समझते हैं आप वेदर से? वेदर मीन्स मौसम होता है, ये बहुत सिंपल है। वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। और अगर आप मौसम के अंडर है, मौसम के प्रभाव में है आप, यहाँ इसका मतलब प्रभाव हो रहा है। तो देखो, जब भी मौसम बदलता है, आप वेदर का मतलब आपको मौसम पता होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में आएगा क्या इस इडियम का मतलब क्या होता है। नहीं तो आप रट के याद रहेगा, नहीं तो समझ के याद करो आप। वेदर मीन्स होता है मौसम। और अगर जब भी मौसम बदलते हैं तो हमारे शरीर पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आपको ऐसे याद रखना है, मौसम बदलते हैं तो आप हेल्दी होते हैं या अनहेल्दी हो जाते हैं? तबियत खराब ही होती है, ऐसा तो नहीं है मौसम बदलने से मैं हेल्दी हो गया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है तो हमारी तबियत खराब होती है, तो हम क्या हो जाते हैं? अनहेल्दी। और बहुत सारी इसको सिनोनिम्स में बोल सकते हैं हम कि सिक, फीलिंग सिक और फीलिंग नॉट वेल, अनवेल, ऐसे। तो ऐसे इसका मतलब आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि आई एम फीलिंग सिक, तो क्या बोल सकते हैं? टू बी अंडर द वेदर। ऐसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। अंडर द वेदर मीन्स क्या होता है? अनहेल्दी। ठीक है, और फील सिक। अ फोर्थ, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या लिखा है? ए कॉक मीन्स मुर्गा एंड बुल स्टोरी मीन्स क्या होता है? अब इसका आप कभी ट्रांसलेशन से आप बिल्कुल याद नहीं होगा। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, आपने ऐसे सुना है कभी? तोता और मैना की कहानी, कबूतर और जैसे कि शेर और शेरनी की कहानी, ऐसे सिमिलर होता है। तो आप इसको ऐसे मैं ट्रिक के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो आपको ऐसे याद ही करना होता है।
एक कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, बेतुकी बात है कि एक मुर्गे और बुल की क्या कहानी होगी, जो सांड होता है, बुल में शायद सांड होता है, तो एक मुर्गे और बुल की क्या कहानी होगी, मीन्स ये बेतुकी बात है, ये फालतू की बात है, बनावटी बात है, इसको तो क्या मतलब इसका, इम्पॉसिबल स्टोरी। और इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे इम्प्रॉबेबल स्टोरी, और कुछ किसी बेतुकी चीज को एक्सप्लेन करना। अगर आपको कोई कुछ भी आप होता है, आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर वो बेतुका होता है, बिना बात का होता है, वो इस दुनिया में संभव है ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या इडियम यूज करेंगे, ये तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी सुना रहे हैं। अगर कोई आपको बनावटी बातें सुना रहे हैं तो क्या सुना रहा है वो आपको, एक कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गे और सांड की कहानी, ऐसी कोई कहानी होती नहीं है, तो इम्पॉसिबल स्टोरी, जो संभव ही नहीं है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, एक कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब इम्पॉसिबल स्टोरी, इम्पॉसिबल स्टोरी। ठीक है, मैंने सिंपल वर्ड लिया है, इसकी जगह इम्प्रॉबेबल स्टोरी होता है, इम्प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन होता है। अब फिफ्थ हमारी लास्ट, फेस द म्यूजिक। और ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी इसका मतलब क्या होता है। पहले आप पढ़ो इसे, जैसे फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। पहले आप इंग्लिश देखिए, एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब जो भी आपने अगर कोई काम कर दिया है गलत, उसके जो परिणाम अगर गलत आए या अच्छे आए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, लेकिन नेगेटिव में यूज किया जाता है टू बी पनिश्ड, आपको सजा मिलना। क्या होता है, सजा मिलना, इसका मतलब होता है फेस द म्यूजिक, सजा मिलना, एक्सेप्ट द ब्लेम, अपनी गलती को मानना, ठीक है, अपनी गलती को मानना। और एक और है टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम सहना। अगर आपने कोई भी कार्य करा है तो उसका परिणाम अच्छा आया या बुरा आया, दोनों आपको ही सहना पड़ेगा। तो बियर मीन्स होता है सहना, वहन करना, तो टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिक करके बताती हूँ। अगर आपने किसी भी म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट लिया है अगर, और आपने सिंगर के गाने ज्यादा नहीं सुने और आपने ले लिया कि हाँ कोई फेमस सिंगर है और आपने उसकी टिकट परचेज कर ली, खरीद ली, अब वहां आप गए और आपको उसका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अधिकतर देखा होगा गाना बेसुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सजा मिल रही है, सुन रहे हैं, मतलब सजा है ये हमारे लिए। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने म्यूजिक का टिकट लिया और आप वहां पे गए, आपको गाना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, आपने पैसे देके टिकट लिया है, तो आप वही हैं, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आप एंजॉय नहीं भी कर रहे हैं तो आप वहां रुकेंगे तो सही है, क्या 2 घंटे जितने भी घंटे का आप कॉन्सर्ट में गए हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे, आराम से पढ़ना इसको। फेस द म्यूजिक, आपको उस म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो बेसुरा हो, आपको पसंद नहीं आ रहा हो, आपको उस म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ा सा डिटेल में आप सुन के याद कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको म्यूजिक का आपने टिकट लिया है, आपको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ब्लेम, आप खुद को ब्लेम देंगे कि मैंने क्यों लिया इसका टिकट, और उसके जो परिणाम है, आपको बेसुरा गाना सुनने को मिल रहा है, उसका परिणाम भी आपको ही वहन करना पड़ रहा है, बियर करना पड़ रहा है। और एक और टू बी पनिश्ड, वो पनिशमेंट के समान ही होगा। अगर आपको गाना पसंद नहीं आ रहा है, आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, तो वो आपके लिए एक तरह की सजा ही हो गई कि आपने पैसे देके टिकट खरीदा और आपको गाना पसंद नहीं आया। तो आप एक बार और रिविजन करते हैं, देखो, ए रेड लेटर डे मीन्स इंपॉर्टेंट डे, bury the hatchet, to end quarrel, bury the hatchet means to end quarrel। हैकेट पढ़ते हैं उसको, मैंने 2 बार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बता दिया आपको। टू बी अंडर द वेदर, हमें मतलब पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में इतना कुछ नहीं है, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको इनका मीनिंग सही पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता है ये। ठीक है, टू बी अंडर द वेदर मीन्स मौसम बदलता है तो हमारी तबीयत खराब होती है, हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हम सिक हो जाते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एक कौवे और सांड की कोई कहानी होती है, बेतुकी कहानी है, मीन्स एक इम्पॉसिबल स्टोरी है, ये इमेजिनेशन वाली स्टोरी है, जो रियल में बिल्कुल भी सही नहीं है, जो मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल स्टोरी, जो स्टोरी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, एक कॉक एंड बुल स्टोरी। फिफ्थ क्या है, फेस द म्यूजिक, आप फेस द म्यूजिक, आप समझे इसको, फेस द म्यूजिक, थोड़ा आपको दिमाग में बिठा के एक बार याद करना है, आपको हमेशा याद रहेगा। एक्सेप्ट द ब्लेम, अपनी गलती को मानना और अपनी गलती, जो आपने गलती करी है उसके परिणाम को खुद भुगतना। टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस और टू बी पनिश्ड, एक पड़ेगा आपकी जो भी आपने बुरे गलत काम किए होते हैं उसका परिणाम गलत ही होता है, तो आपको एक पनिशमेंट के समान ही मिलता है, वो आपको सजा के समान, तो टू बी पनिश्ड। ठीक है, फेस द म्यूजिक, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स है, और आपको और भी पढ़ने तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।